दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। आज हम 9 सितंबर को जो सीजीएल का पेपर हुआ है, उसकी जो शिफ्ट 1 का जो पेपर है, उसकी जीएस के जो क्वेश्चन है, उसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, हु इज़ दी करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? जो अभी करंट में चीफ मिनिस्टर कौन है तमिलनाडु के? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, M.K. स्टैलिन। जो है वो करंट में भी CM है कहाँ के? तमिलनाडु के। और अन्य ऑप्शन देखें तो जैसे ये है इदापद्दी के पलनीस्वामी, ये कौन है? तमिलनाडु जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसी के लीडर ऑफ अपोजिशन है। जबकि के पॉनमुडी जो हैं वो भी तमिलनाडु के ही MLA हैं, लेकिन इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है हाई कोर्ट। जो मद्रास हाई कोर्ट इन पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में इनकी जो सदस्यता है उसको रद्द कर दी है। और जो सी है पोन्नेर सेवलम है, ये भी तमिलनाडु के ही MLA हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड दी बैटल ऑफ बक्सर टेक प्लेस? तो बैटल ऑफ बक्सर जो है वो कब हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 22 अक्टूबर 1764 को जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। और ये किस किस के बीच लड़ा गया था? तो एक तरफ तो थे मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय। एक तरफ तो ये तीनों थे और दूसरी तरफ जो थे वो कौन था? ब्रिटिश आर्मी को जो लीड कर रहा था वो था हेक्टर मुनरो। और हेक्टर मुनरो ने इन्हें आसानी से हरा दिया। और इसके बाद जो बंगाल पे नवाब था उसको हटाकर, मतलब मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र था उसको दोबारा से नवाब बना दिया बंगाल का। और इसके बाद में एक ट्रीटी होती है इलाहाबाद की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये कब होती है? ये होती है फरवरी 1965 में। इस ट्रीटी के अंतर्गत क्या था कि जो ब्रिटिश के जो गवर्नर थे उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो एक राइट था वो इन रूलर से ले लिया था। और अब वो क्या है कि डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज इन टाइम्स मैगजीन 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021 की जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट थी टाइम्स मैगजीन की, उसमें किसको इंक्लूड किया गया था? मतलब भारत की तरफ से कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। और भी कई लोग थे जो भारत से टॉप 100 जो मोस्ट पावरफुल पीपल की लिस्ट में जो थे वो एक नरेंद्र मोदी थे, दूसरे कौन? आधार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO। और दूसरे जो वेस्ट बंगाल की जो CM है, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो भी इस लिस्ट में थी। और तीसरे चौथे जो पर्सन थे वो थी मंजूषा P कुलकर्णी। तो ये 4 पर्सन थे जो टॉप 100 की लिस्ट में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज। अब जो ब्लैक सॉइल एरिया जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू को, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो जो ब्लैक सॉइल जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू की ज़्यादातर जो है डेक्कन ट्रैप में है, ये सॉइल जो है वो पाई जाती है। अब ये जो ब्लैक सॉइल है डेक्कन ट्रैप में, ये जो है वो एक वॉल्केनिक रीजन है। और ये जो ब्लैक सॉइल होती है, ये रीजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा आइडियल है किसके लिए? कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये सूटेबल है। और ये जो रीजन है जैसे कि महाराष्ट्र है और सौराष्ट्र का जो कुछ क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये जो रीजन है वो फैला हुआ है। छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात करें तो ये जो है बंगाल, बिहार, झारखंड वाले जो क्षेत्र है, झारखंड, बंगाल और बिहार का जो क्षेत्र है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है। यहाँ ज़्यादातर क्या है कि आयरन और जो बॉक्साइट है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिच है। नेक्स्ट है सिंगूर प्लेट्यू है। और ये भी कहाँ पर है? सिंगूर जो प्लेट्यू है वो है तमिलनाडु का। सिंगूर प्लेट्यू जो है वो तमिलनाडु में, और रोहतास पास जो है वो कर्नाटक का है। और रोहतास जो पास है वो फेमस है किसके लिए? गोल्ड रिजर्व जो है, यहाँ पर गोल्ड की डिस्कवरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस लट्ठमार होली इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन दी उत्तर प्रदेश? तो लट्ठमार जो होली है वो कहाँ पर इसका सेलिब्रेशन किया जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन है बी और सी, ये दोनों ही सही है कि नंदगांव और बरसाने दोनों में ही लट्ठमार होली का जो सेलिब्रेशन किया जाता है। लेकिन पेपर के पॉइंट से जो ज़्यादा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बरसाने में। और जो अदर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो जैसे कोकिलावान है, तो जो कोकिलावान जो मंदिर है वो कहाँ पर है? ये भी उत्तर प्रदेश के मथुरा में है, ही है। और राधा कुंड जो है वो भी मथुरा डिस्ट्रिक्ट में ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चालुक्य किंग नोन फॉर हिज विक्ट्री अगेंस्ट द एम्पर हर्षवर्धन एंड
पल्लव किंग महेंद्र बर्मन वन। तो ऐसा कौन सा चालुक्य का राजा था जिसने हर्षवर्धन को भी और पल्लव को जो राजा थे महेंद्र बर्मन इनको भी हराया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने इन दोनों ही राजाओं को हरा दिया था। चालुक्य का राजा, अब चालुक्य की जो कैपिटल थी वो कहाँ पर थी? चालुक्य की जो कैपिटल थी वो थी वातापी। और जो हर्षवर्धन था, वर्धन डायनेस्टी का जो रूलर था, इनकी जो कैपिटल थी वो थी कन्नौज। और ज़्यादातर ये है नॉर्थ जो इंडिया पर ये रूल करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का क्वेश्चन था ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रेफरेंस में हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वो बताने हैं कौन से सही हैं कौन या गलत हैं। तो आर्टिकल जो 53 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। तो ये बता रहा है कि आर्टिकल जो 53 है वो हमें बताता है कि जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के हाथ में है। सेकंड ऑप्शन है द प्रेसिडेंट शेल होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर हिज ऑफिस। कि प्रेसिडेंट का जो कार्यालय 5 साल का होता है, लेकिन ये कार्यालय कब से शुरुआत होता है? जब से वो अपनी ऑफिस में एंटर करता है उस डेट से जो है वो कैलकुलेट की जाती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन जो 1 है वो भी सही है और ऑप्शन 2 दोनों ही राइट हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है? आर्टिकल 60 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन दी प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जो आर्टिकल 60 है वो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में बताता है, जबकि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 60 जो है 60 प्रेसिडेंट के बारे में नहीं बताता, बल्कि प्रेसिडेंट को जो ओथ दिलाई जाती है, ओथ जो दिलाई जाती है वो आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग ही दिलाई जाती है। और ओथ कौन दिलाता है? या तो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या इनकी एब्सेंस में जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, सीनियर मोस्ट जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के वो दिलाते हैं। जबकि आर्टिकल जो 63 है वो हमें बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है ना वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन है राज्यसभा के। इस हिसाब से ऑप्शन जो है 1 एंड 2 मतलब डी जो ऑप्शन है वो राइट है, क्योंकि जो तीसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही गलत है। आर्टिकल 60 है वो हमें केवल किसके बारे में बताता है? शपथ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डोडो बेटा जो पीक है वो नीलगिरी की सबसे हाईएस्ट पीक है। जबकि पेरूमलाई जो है, पेरूमल मलाई जो है वो कहाँ पर है? ये भी तमिलनाडु में है। और है फिर मुकुरुत्ती पीक है, ये भी तमिलनाडु में है। और है कोट्टई मलई, दोनों ये तीनों ही कहाँ है? ये चारों ही जो है वो पीक्स तो तमिलनाडु में है, लेकिन नीलगिरी हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है वो है डोडो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया। तो इंडिया में कौन सा स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है पल्स को? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 25% जो है वो पल्स को प्रोड्यूस करता है। और अगर हम स्टेट्स की बात करें तो कौन सा स्टेट है? तो राजस्थान जो है ना वो केवल 19% तो प्रोड्यूस करता है पल्स को, अकेला राजस्थान। और दूसरे नंबर पर जो आता है वो है कौन सा? मध्य प्रदेश। और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश पल्स के प्रोडक्शन में। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ BCCI इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेडियम। तो BCCI का जो हेडक्वार्टर है वो किस स्टेडियम में लोकेटेड है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी वानखेड़े स्टेडियम। कहाँ पर है ये? मुंबई में। और यहीं पर क्या है कि BCCI का जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है। जबकि ईडन गार्डन कहाँ पर है? तो ये है कोलकाता में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है? गुजरात। और अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1973 द प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड इन विच। मतलब जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी, तो किस नेशनल पार्क से इसको शुरू किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है। यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी।
अच्छा, मेन रीज़न क्या था कि प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था? तो जो बंगाल टाइगर है इसकी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही थी, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था। अब भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। संजय गांधी नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में, जबकि सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पर है? बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर वाज अवॉर्डेड विद दी भारत रत्न इन। तो लता मंगेशकर को भारत रत्न अवार्ड जो है वो किस साल दिया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 2001 में। 2001 में इनको दिया गया था। इनको कई और अवार्ड से भी अवॉर्डेड किया गया है, जैसे पद्म भूषण और पद्म विभूषण, दोनों ही अवार्ड से इनको अवॉर्डेड किया गया है। और भी कई हैं। और इनका जो जन्म था वो कहाँ पर हुआ था? जन्म हुआ था इनका इंदौर में 28 सितंबर 1929 में। और इनकी जो डेथ है वो कहाँ हुई थी? मुंबई में। 52 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इन इंडियाज इकोनॉमिक हिस्ट्री इज रेफर टू एज द प्लान हॉलीडे। तो प्लान हॉलीडे के तौर पे अगर देखें तो वो कौन सी पीरियड था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1966 से 1969 तक का जो पीरियड था वो प्लान हॉलीडे है, उसको कहा जाता है। अब ये प्लान हॉलीडे है क्या कि जैसे हम आज़ाद हुए तो उसके बाद से हमारी जो इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कि जो पंचवर्षीय योजना बनाई जाती, 5 ईयर प्लान बनाए जाते थे। तो उसके बाद क्या कि 1965 में इंडो पाक जो युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से रिसोर्सेज की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी और प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गए थे। तब जो प्लान है वो 5 ईयर प्लान ना बना के पर्टिकुलर ईयर बाय ईयर प्लान बनाए गए थे कि उस साल में हमें इतना टारगेट जो है वो अचीव करना है। और जो है यहाँ से ही एक बात और कि गवर्नमेंट ने जो मेन फोकस जो था, जो एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ रखा था, अब जो प्रायोरिटी देना शुरू कर दी थी कि इंडस्ट्री सेक्टर को तो वो दे ही रहे थे कि उसके साथ साथ जो है वो उनका फोकस रहेगा वो एग्रीकल्चर भी रहेगा। अगर हम अन्य 5 ईयर प्लान की बात करें तो 51 से 56 का जो प्लान था इसको कहते हैं हम हेरोल्ड डोमर मॉडल। 80 से 85 तक का था, ये 6th 5 ईयर प्लान था। सॉरी, 80 से 85 तक का। और 91 से 96 तक का जो था, बेसिकली क्या है कि 91 में तो LPG रिफॉर्म हुआ था और प्लान जो चलाया था वो था 92 से और ये था 8th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 32, आर्टिकल जो 32 है इज रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट सच एज। कौन सा आर्टिकल है जो हाई कोर्ट से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 32 है वो किसके बारे में बताता है? वो बताता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रेट इशू करता है किस आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 32 के और हाई कोर्ट जो रेट इशू करता है वो किस आर्टिकल के अनुसार करता है? तो आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग। अब आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 12 किसके बारे में बताता है? ये हमें बताता है कि फंडामेंटल राइट्स में जो स्टेट्स की डेफिनेशन दी गई है वो किसमें? आर्टिकल 12 में। कि देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी क्या है? एक स्टेट है। स्टेट्स, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, जो स्टेट राज्य की सरकारें होती हैं वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं। और जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, लोकल अथॉरिटीज़ जितनी भी होती हैं वो सभी स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। आर्टिकल 39 किसके बारे में बताता है? ये DPSP के। और आर्टिकल 123 ये ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट इशू करते हैं। क्या है कि जब पार्लियामेंट जब हमारे सेशन में नहीं होती है तो उस समय पे जो ऑर्डिनेंस इशू किए जाते हैं वो आर्टिकल 120 के अकॉर्डिंग ही इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की जो फाउंडर थे वो कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी आत्माराम पांडुराग जो है वो इसके फाउंडर थे। इसको कब उन्होंने बनाया था? इसकी स्थापना 1867 में मुंबई में की गई थी। अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जो हैं इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत जो है वो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। राजा राम मोहन राय इन्होंने क्या है कि आत्म सभा की स्थापना की थी। और ब्रह्मो समाज
ब्रह्मो समाज की को भी फाउंड किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। कब? ब्रह्मो समाज को 1828 में। अब स्वामी दयानंद जो सरस्वती थे, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी, और ये कहाँ पर? बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मोहन भट्ट won the prestigious Grammy Award in 1994 फॉर विच वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम? तो किस एल्बम के लिए ग्रेमी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अ मीटिंग बाय द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एस्टेब्लिश्ड इन 1829 इज द ओल्डेस्ट गोल्फ क्लब इन इंडिया एंड द फर्स्ट आउटसाइड द ग्रेट ब्रिटेन? मतलब भारत का सबसे पुराना गोल्फ क्लब और ब्रिटेन के बाद पहला जो गोल्फ क्लब जो था वो किसी देश में इस्टेब्लिश किया गया था, तो कहाँ पर, कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉयल कोलकाता जो गोल्फ क्लब है वो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट गोल्फ क्लब है। अब अन्य ऑप्शन की बात करें हम, तो जैसे ईस्ट पॉइंट गोल्फ क्लब है, ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। जबकि बेंगलोर तो नाम से ही पता लग रहा है। और जो कॉस्मोपॉलिटन जो है क्लब, ये कहाँ पर है? चेन्नई में। तो जो ओल्डेस्ट जो गोल्फ क्लब है वो कौन सा है? बेंगलोर रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ नील दर्पण पब्लिश्ड इन 1860? 1860 में जो पब्लिश किया गया था नील दर्पण, उसके ऑथर कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, दीन बंधु मित्र जो है वो इनके ऑथर थे। अच्छा, इसको जो पब्लिश किया गया था ये जो है 1859 में, 1859 में इंडिगो जो रिवोल्ट हुआ था, इंडिगो रिवोल्ट हुआ था बंगाल में, ये उस पर आधारित एक उपन्यास था जो नील दर्पण जो कि दीनबंधु मित्र ने लिखा था। ऐसा क्या है कि बंगाल में जो ब्रिटिशर्स थे उस समय पे किसानों को क्या कि फार्मर्स को फोर्स कर रहे थे कि वो है जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंडिगो का प्लांटेशन करें, जो नील की खेती है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जिसके लिए क्या है कि वहाँ के फार्मर्स ने ये रिवोल्ट किया था, और इसी रिवोल्ट पर ये नील दर्पण जो है दीनबंधु मित्र ने ये उपन्यास लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर इंस्क्रिप्शन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सुदर्शन लेक एट गिरनार इन गुजरात? जो गिरनार गुजरात में है उसमें कौन सा इंस्क्रिप्शन है जो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है सुदर्शन लेक के बारे में? तो किस रूलर का जो इंस्क्रिप्शन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रुद्रदमन। रुद्रदमन का ही एक इंस्क्रिप्शन है, वो हमें सुदर्शन लेक के बारे में बताता है। और इसका कौन सा है? वो है चेस्ते इंस्क्रिप्शन। चेस्ती इंस्क्रिप्शन है जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था और खुद रुद्रदमन ने लिखा था। ये हमें सुदर्शन लेक के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फोक डांस ऑफ गुजरात? तो गुजरात का फोक डांस क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गरबा। जबकि जाट जतिन जो है कहाँ का है? फोक डांस नहीं, एक लोकल डांस है, ये बिहार का है। जबकि भामा कल्पम जो है वो आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। और गुग्गा जो है, गुग्गा कहाँ का है? हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द सेंसस 2011 व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? तो जो इंडिया की जो डेंसिटी है 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 382 सी, 382% पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से जो हमारी डेंसिटी है। अब किस स्टेट की जो है वो हाईएस्ट डेंसिटी है? तो वो है बिहार। बिहार की कितनी है हाईएस्ट डेंसिटी? जो है डेंसिटी है बिहार की, और ये है 1102% की। अगर हम दूसरे नंबर पर आता है बंगाल, और बंगाल की है 1029% पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से उसकी डेंसिटी है। अगर वहीं हम यूटीज़ में बात करें तो यूटीज़ में हाईएस्ट जो डेंसिटी है ना, हाईएस्ट डेंसिटी है वो है दिल्ली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द जिम्नोस्पर्म आर कॉल्ड? तो रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होता है जिम्नोस्पर्म का, उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है कोन्स। ये दोनों ही मेल्स और फीमेल्स में पाया जाता है।
और जो प्लांट्स का रिप्रोडक्शन अगर हम बात करें तो कैसे होता है कि ये जो कोन्स हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं फ्रॉम मेल से फीमेल में, किसके द्वारा, जैसे बिंड है, बिंड और इंसेक्ट्स के द्वारा ये कोन्स जो है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं फ्रॉम मेल टू फीमेल की तरफ। तो ये जो टोटल जीएस के क्वेश्चन थे हमारे, वो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं शिफ्ट 1 के। अब शिफ्ट टू में 9 सितंबर को जो भी क्वेश्चन जीएस के पूछे गए थे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसी हिसाब से हम जितनी भी सीजीएल की जो पेपर अब चल रहे हैं उनमें शिफ्ट वाइज शिफ्ट जो है हर जीएस के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।